हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पर। ये आरएसी की कंप्लीट सीरीज चल रही है, ऑब्जेक्टिव की, आरएसी की ऑब्जेक्टिव की। इसके पीछे की सारी सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के जरूर विजिट करेंगे, जहां से कि क्लास 1 से लेकर के अब तक की क्लास हम लोग कवर करेंगे पूरी प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर। अब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या आरएसी में सभी साइकिल में लगने वाले जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका इवापोरेटर हो, चाहे वो आपका कंडेंसर हो, चाहे वो आपका कंप्रेसर हो, हर एक डिवाइसों की एक अहम भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जो हमारा कंप्रेसर होता है उसकी सबसे अहम भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्यों? जैसे हमारा ये शरीर है, हमारी बॉडी में जो रक्त का संचरण हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसको पंप करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? हार्ट का होता है। किसका होता है? हार्ट का होता है, यानी कि हृदय का होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इस पूरी की पूरी साइकिल में प्रवाहित हो, आपने R12 डाला है, अमोनिया डाला है, R22 डाला है ना, कोई भी आपने रेफ्रिजरेंट डाला हो, शीतलक डाला हो, है ना, उसको प्रवाहित होने के लिए, है ना, उसको सर्कुलेट होने के लिए, इस तरह से सर्कुलेट होता है वो, उसको सर्कुलेट होने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। वो डिवाइस हमारी क्या है? कंप्रेसर है। समझ में आई इतनी सी चीज? कंप्रेसर। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? कंप्रेसर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे आईटीआई अनुदेशक के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए किसी भी राज्य के लिए, वो हमारा इंस्ट्रक्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। फिट आईटीआई नाम से एप्लीकेशन रहेगा, वो भी आपका ही संस्थान है, फिट आईटीआई। तो वहां पे आप जाएंगे, वहां पे इंस्ट्रक्टर बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लोको पायलट के लिए, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको बैच मिल जाएगा, जो कि आपका बैच है कितने का दोस्त? 699 का है, 699 रुपए का बैच है। हाँ, इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड लगाएंगे RLY10 तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन दोनों बैच में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एएलपी वाला बैच लिया है तो इंस्ट्रक्टर वाला बैच आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देखिए, कंप्रेसर की थ्योरी क्लास मैंने एप्लीकेशन पे करा दी है, बहुत तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, उसी के कुछ स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम क्या होता है कि प्रेशर को बढ़ाना। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, हमारा रेफ्रिजरेंट निकल के आता है कहां से? आपके इवापोरेटर से। हमारा रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से निकल के आया, इवापोरेटर से निकलने के बाद वो भेजा जाता है कहां पे? कंप्रेसर के पास। ठीक है, कंप्रेसर के पास क्या होता है? वो भेजा जाता है। ये है आपका इवापोरेटर। अब इवापोरेटर क्या करता है? आपके कंपार्टमेंट में या आपके रूम में जो भी गर्मी है, जो भी हीट है, उसको क्या करता है? खींचता है ना। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद आपका रेफ्रिजरेंट जाता है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर सडन प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी कि पी और टी दोनों को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और बढ़ा करके रिजेक्ट करता है, यानी कि भेजता है कहां पे? कंडेंसर के पास। अब जब कंडेंसर के पास आपका रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो कंडेंसर यानी कि बाहर लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर पीछे की साइड लगा होता है, जहां आपको खूब गरम गरम हवा प्रतीत होती है। एसी की बात करें तो विंडो एसी में पीछे की साइड कंडेंसर लगा होता है, और स्प्लिट एसी में ऊपर छत पे। ठीक है, तो इस जगह पे क्या करता है? ये हीट को रिजेक्ट करता है। तो अब इस पूरे के पूरे रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित होने के लिए, भेजने के लिए, सर्कुलेट हो, इसके लिए जो डिवाइस लगाया हमने, कंप्रेसर लगाई, क्या करता है? ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, साथ में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है। अब देखिए, कंप्रेसर का वर्गीकरण हमने थ्योरी में आपको बताया था। तो स्पीड के आधार पर कंप्रेसर को अलग अलग हमने बांटा था, है ना। जैसे कि कांस्टेंट स्पीड कंप्रेसर, नियत चाल ऐसा कंप्रेसर जो एक किसी फिक्स स्पीड पर काम करता हो। इसके अलावा वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, है ना, जैसे भार अगर लोड अधिक बढ़ जाए तो कंप्रेसर अपने आप को एडजस्ट करके बढ़ा ले,
लोड अगर कम हो जाए तो कंप्रेसर अपने आप को एडजस्ट करके अपने पावर इनपुट को क्या करे, कम कर ले, तो वो किस में आ जाएगा, परिवर्तित चाल यानी कि वेरिएबल स्पीड में आ जाएगा। देखिए चाल हमेशा कांस्टेंट होती है, किसमें, कांस्टेंट स्पीड में, है ना, चाहे लोड कम हो चाहे ज्यादा हो। अब देखिए इसका शुरुआती खर्च तो सस्ता होता है लेकिन रनिंग कॉस्ट हमेशा महंगी होती है। क्यों? अगर आपने 50 एचपी का, 50 हॉर्स पावर का कंप्रेसर आपने लगा दिया है तो आपका लोड भले ही कम हो गया है, 20 एचपी का हो गया है, लेकिन अब आपका कंप्रेसर 50 एचपी पे ही काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि रनिंग कॉस्ट इसकी क्या है, ज्यादा है ना। जैसे आपने बुलेट ली है ना, तो उसका क्या है, रनिंग कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही रहेगा, चाहे उसमें एक आदमी सफर करे, एक व्यक्ति, चाहे 3 व्यक्ति। क्लियर है? चलिए बस ये बताना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग, हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेसिप्रोकेटिंग को हमने अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया था, जैसे पिस्टन के आधार पर, उसके अलावा हमने पोजीशन के आधार पर, पिस्टन के आधार पर अगर सिंगल पिस्टन है, डबल पिस्टन है या मल्टी पिस्टन है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर है ना, पिस्टन मूव करता है आगे पीछे, कंप्रेस करता है आपके रेफ्रिजरेंट को। थ्योरी आप पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके अलावा हॉरिजेंटल, वर्टिकल कैसी स्थिति है आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। उसके बाद कंप्रेशन लेवल, अगर सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, वहीं पे स्टेज लेवल नंबर, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, वहीं पे स्पेशल टाइप का है ना, स्वेस और बॉवेल। इस प्रकार के कंप्रेसर के बारे में हमने आपसे थ्योरी में चर्चा की थी। इसके अलावा कंप्रेशन विधि के आधार पर अगर हम लोग बांटे तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, अपकेंद्रिक कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर, ये कुछ कंप्रेसर हमको पढ़ने होते हैं जो कि हमने थ्योरी में आपको कराया है। अब आते हैं हम लोग दोस्त ऑब्जेक्टिव पे, है ना, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि जो भी भूमिका मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। कंप्रेसर के बारे में बस इतना सा बेसिक बेसिक जानकारी है। हाँ, एक चीज और पूछा जाता है आपसे, वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि कंप्रेसर की पोजीशन क्या होती है। देखिए ये हमारे पास एक डिवाइस है, एक साइकिल है, ठीक है, ये एक साइकिल है। यहाँ पे क्या लगा है आपका, कंप्रेसर लगा है। यहाँ पे क्या लगा है आपका, इवोपरेटर लगा है। अब इवोपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग कंडेंसर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, है ना, इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। यहाँ पे क्या लगा होता है आपका, एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। ये साइकिल ऐसे चलती है, ये साइकिल ऐसे चलती है। तो कंप्रेसर के बारे में आपसे यही पूछा जाएगा कि भैया कंप्रेसर किसके किसके बीच में लगा होता है। तो कंप्रेसर किसके किसके बीच में लगा है, पहली डिवाइस हमारे पास इवापोरेटर है, दूसरी डिवाइस हमारे पास क्या है, कंडेंसर है। तो कंप्रेसर जो है हमारा इवापोरेटर और कंडेंसर दोनों के बीच में लगा होता है। साथ ही कंप्रेसर का जो इनपुट लाइन होता है, कंप्रेसर का जो इनपुट लाइन होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो आप देखोगे कि ये तीर ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब रेफ्रिजरेंट ऐसे जा रहा है। तो कंप्रेसर में इनपुट किधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है। तो कंप्रेसर की इनपुट लाइन किधर लगी होगी, आपके इवापोरेटर की तरफ लगी होती है। ये सवाल कॉमन है जो आपसे पूछा जा सकता है। आते हैं अपने प्रश्नों पे हम लोग। पहला सवाल क्या कह रहा है कि कंप्रेसर का कार्य है ना, द फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर इज। देखिए रेफ्रिजरेंट को निम्न दाब से उच्च दाब में परिवर्तित करना, अभी हमने बताया कि कंप्रेसर क्या करता है, आपके प्रेशर को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, साथ में आपके पूरे के पूरे रेफ्रिजरेंट को फ्लो करता है, पूरे की पूरी साइकिल में क्या करता है, प्रवाहित करता है। वो डिवाइस है कंप्रेसर। तो रेफ्रिजरेंट को निम्न ताप से उच्च ताप में परिवर्तित करता है, तो ए ऑप्शन भी सही हो गया, बी ऑप्शन भी सही हो गया, है ना। इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट वाष्प को खींचना, तो ये भी सही हो गया। ये कैसे सही हो गया, अभी पीछे मैंने दिखाया ना कि ये इवापोरेटर है, ये यहाँ पे इनपुट है, तो कंप्रेसर क्या है, खींचेगा। जैसे पानी को हैंडल करने के लिए पंप का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से वाइपर या गैस को हैंडल करने के लिए हम लोग कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। तो कंप्रेसर क्या करता है, इवापोरेटर से खींच रहा है ना, सक्शन कर रहा है। तो सक्शन लाइन किससे जुड़ी होती है, इवापोरेटर से, इसलिए मैंने बताई। तो इसका चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। कन्वर्टिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, कन्वर्टिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ड्राइंग रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द इवापोरेटर। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। उस घटक का नाम बताइए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ताप और दाब दोनों बढ़ाता है। तो इसका आंसर तो आप फट से टिक कर दोगे क्योंकि चैप्टर ही यही चल रहा है ना, कंप्रेसर चल रहा है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अभी तक आप लोग क्लास में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये करें ना करें आप, लेकिन जो भी जरूरतमंद लोग हैं, बच्चे हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए क्लासेस, ठीक है। चलो भाई, उस घटक का नाम बताइए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ताप और दाब दोनों को बढ़ाता है। तो हमारा क्या है, कंप्रेसर है। अच्छा, तो सर कंडेंसर का काम क्या होता है,
भाई जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कंडेंसर का काम क्या होता है, हीट को यानी कि ऊष्मा को वायुमंडल में रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, यानी कि आपके रूम से इवापोरेटर ने हीट ली है ना, तो इवापोरेटर क्या करता है, रूम या कंपार्टमेंट से है ना, से हीट सक्शन, हीट का सक्शन कौन करता है, इवापोरेटर। कंडेंसर ने क्या किया, हीट को वायुमंडल में रिजेक्ट किया। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन उपकरण के बारे में एक डिटेल लेक्चर है, मैंने बताया है, ठीक है। तो क्या है साथी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आगे बढ़े, अब देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आ गया। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमने पीछे दिखाया। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है उसके अंदर सिलेंडर और पिस्टन जैसी संरचना होती है, जो कि लीनियर मोशन करता है, ऊपर नीचे स्लाइड करता है या आगे पीछे स्लाइड करता है और आपके रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो उसमें प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन सा है, अब देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हमेशा हाई प्रेशर डिफरेंस वाला हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही एफिशिएंट होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। जब भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिजाइन किए जाते हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है कि उनकी रेंज 0.5 हार्स पावर से लेकर के 150 एचपी तक हम लोग रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 35 एचपी का कंप्रेसर चाहिए तो आपने ऑर्डर दिया और संभव है अगर हाई प्रेशर डिफरेंस का हमको रेफ्रिजरेंट यूज करना है तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिजाइन कर देंगे 35 हार्स पावर का या 50 हार्स पावर का, 100 हार्स पावर का, 149 हार्स पावर का। तो ये रेंज है 0.5 एचपी से या 1/2 हार्स पावर से 150 हार्स पावर तक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपके डिजाइन किए जाते हैं। तो देखिए अमोनिया हाई प्रेशर डिफरेंस वाला है रेफ्रिजरेंट, जाहिर सी बात है। R12 भी है, फ्रियान 12 यानी कि R12, इसका नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बता दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना। मिथाइल क्लोराइड, हाँ बिल्कुल इसका भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर R22 भी ऑप्शन में है तो उसका भी प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग में करते हैं। तो यहाँ तो फिलहाल ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको R22 ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अमोनिया, फ्रियॉन 12, मिथाइल क्लोराइड और साथ में R22 अगर है ऑप्शन में तो वो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन किस कंप्रेसर से संबंधित होता है, अब चाहे पिस्टन की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे कनेक्टिंग रॉड की बात करें, ठीक है, चाहे क्रैंक सॉफ्ट की बात करें, चाहे गजन पिन की बात करें, चाहे रिंग की बात करें, ये सारे संबंधित होते हैं किससे, आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से और क्या क्या कनेक्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ पिस्टन है, ऑप्शन में कुछ और मिल गया आपको तो आप क्या करेंगे, तो देखिए और क्या क्या होता है। हाँ पिस्टन हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, अगर सिलेंडर भी है अगर आपके ऑप्शन में तो वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आएगा। इसके अलावा रिंग आ गया आपके पास, कनेक्टिंग रॉड आ गया आपके पास, है ना, कनेक्टिंग रॉड हो गया। तो इन सारी डिवाइसों से हमारा क्या बनता है, आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बनता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का फिगर तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, बट उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये एक सिलेंडर होता है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है जो कि ऊपर नीचे या दाएं बाएं गति करता है, और यहां से हमारी लगी होती है क्या, आपकी कनेक्टिंग रॉड, जो कि आपके जोड़ती है क्रैंक सॉफ्ट से, ठीक है। किससे जुड़ी होती है, आपकी क्रैंक सॉफ्ट से। और देखिए पिस्टन के साथ जो आपका कनेक्टिंग रॉड वाला एंड होता है ना, वो पतला होता है और इधर आते आते ये मोटा होता चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एंड। ये पूछा जाता है भाई स्मॉल एंड जो है वो किधर जुड़ा होता है, तो स्मॉल एंड वाला पोर्शन हमेशा पिस्टन से जुड़ा होगा। किसके द्वारा जुड़ा होगा भाई, इसको किसी न किसी चीज से जोड़ेंगे, नट बोल्ट करेंगे या वेल्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग जोड़ने की डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गजन पिन। क्या बोलते हैं, गजन पिन। एक सवाल आपका और बन सकता है यहाँ पे, सवाल क्या बन सकता है कि क्रैंक सॉफ्ट को पिस्टन से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ये जो आपको बड़ा सा रॉड दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं।
ठीक है। पिस्टन का मटेरियल पूछे तो कास्ट आयरन का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, बट कास्ट आयरन आप प्रेफर करेंगे अगर दोनों ऑप्शन में है तो। वहीं पे सिलेंडर भी आपका किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, यानी कि ढलवा लोहे का। ढलवा लोहा कैसे बनता है, कास्ट आयरन कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रोसेस मैंने पढ़ाई है आपको, क्या कार्बन की परसेंटेज रहती है इसमें। तो पिस्टन किस प्रकार के कंप्रेसर से संबंधित है दोस्त, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से। क्लियर है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ और तथ्यों के बारे में हमने बात की है, आशा करता हूं कि वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो, घरेलू कंप्रेसर में पिस्टन बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अभी जो पीछे बताया ना वही आगे आपको सवाल मिल गया। तो मटेरियल जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन से पार्ट किस धातु के बनाए जाते हैं। तो पिस्टन बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। हम लोग एल्यूमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कास्ट आयरन हमको प्रेफर करना है। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन में शॉक वाइब्रेशन है ना, जो शॉक्स होते हैं, झटके लगते हैं, वाइब्रेशन है ना, जो कंपन होते हैं, उनको सहन करने की क्षमता अत्यधिक होती है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। तो कच्चा लोहा यानी कि ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक पिस्टन इन डोमेस्टिक कंप्रेसर, कास्ट आयरन। आगे बढ़ा जाए, कुछ कथनों पर आपको विचार करने के लिए कह रहा है, विचार करते हैं। कथन नंबर 1, पिस्टन का कार्य कंप्रेसर के सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करना है। बात तो सही कह रहा है ना। पिस्टन का कार्य क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। यहाँ पे पिस्टन है, इसके अंदर आपका क्या भरा हुआ है, रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। तो ये इसको कंप्रेस करेगा, दबाएगा यानी कि कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। होगा कि नहीं, ये टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, पूछेगा कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कथन नंबर 1 तो हमको सही लग रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य गैप को सील करने के लिए कंप्रेशन रिंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। जो आप यहाँ पे पिस्टन देख रहे हो ना, ये कोई कंप्रेसर में ही नहीं है। जो आपकी बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, इस प्रकार के जो इंजन होते हैं आपके, वहां पे भी जो आपका पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रिंग लगाई जाती है, पतली पतली। वो रिंग वही होती है ना, जो आप लोग एंगेजमेंट में पहनते हैं, वही रिंग होती है। उसको लगाने से क्या होता है, सीलिंग हो जाती है। अब ऐसा पिस्टन तो हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते जो एकदम फिट बैठ जाए सिलेंडर में, और एकदम फिट बैठ जाएगा, कोई क्लियरेंस नहीं रहेगा, तो पिस्टन को ऊपर नीचे बार बार मूव भी करना है, गति भी करना है, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम लोग पिस्टन थोड़ा सा छोटा रखते हैं, उसमें पहना देते हैं एक रिंग। बाद में अगर घिसती भी है, खराब भी होती है, तो रिंग खराब होती है। ठीक है। तो इसके दोनों कथन जो है क्या है, वो सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन क्या है इसके, करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। क्लियर है। आगे बढ़े। कंप्रेशन रिंग का उद्देश्य पिस्टन और सिलेंडर के बीच को सील करना है। कंप्रेसर रिंग प्रायः किसके बने होते हैं, कंप्रेशन रिंग किसके बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है ना। तो मटेरियल के बारे में हमने आपको बताया ना, कि चाहे आपका रिंग हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे आपका पिस्टन हो, ये सारे के सारे किसके बने होंगे, आपके कास्ट आयरन के बने होंगे, है ना। कास्ट आयरन ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, टी ऑप्शन इसका, है ना। कास्ट आयरन के बने होंगे, हलवे लोहे का। आगे बढ़े, टी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंप्रेसर के पिस्टन बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग करते हैं, फिर से पिस्टन की बात आ गई है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों दिया है ना, इसका मतलब कास्ट आयरन एल्यूमिनियम दोनों दिया है, मैंने बताया ना। एल्यूमिनियम का भी बनता है। एल्यूमिनियम का क्यों बनता है दोस्त, कास्ट आयरन का क्यों बनता है, तो मैंने बताया। एल्यूमिनियम का इसलिए बनता है क्योंकि एल्यूमिनियम वजन में बहुत हल्का होता है। आप एल्यूमिनियम का बर्तन उठा के देखिए और स्टील का बर्तन उठा के देखिए, आपको लगेगा कि एल्यूमिनियम वाला बहुत ही लाइट वेट है। तो पिस्टन में हम लोग इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो। अब पिस्टन ही आपका बहुत भारी भरकम है, आपका अगर, है ना, आपको क्या करना है, पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे गति कराना है, पिस्टन भारी भरकम है, तो उसको उठाने में, नीचे ले जाने में, स्लाइड करने में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावर हमारा कंज्यूम होगा। तो ऐसे में हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घटेगी, है ना। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घटेगी। आउटपुट अपॉन में इनपुट जो होती है हमारी, वो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम दोनों के बनाए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू मेक कंप्रेसर पिस्टन, है ना, किसके बने होते हैं, दोनों के बने होते हैं। आगे बढ़े। अगला सवाल डाटाबेस पे है, बहुत बढ़िया है।
कंप्रेसर को अच्छी कार्यक्षमता के लिए पिस्टन एवं सिलेंडर में कम क्लियरेंस रखा जाता है। यह क्लियरेंस लगभग कितना होता है? समझिएगा इस सवाल को, क्या कह रहा है। कंप्रेसर की अच्छी कार्यक्षमता के लिए पिस्टन एवं सिलेंडर में, देखिए ये सिलेंडर हो गया और ये क्या हो गया आपका, पिस्टन हो गया। तो इसके और इसके बीच में थोड़ा सा गैप हम लोग रखते हैं, देखेंगे ना आप, ये थोड़ा सा गैप है, ये थोड़ा सा गैप है। ये गैप क्यों होता है? जिससे कि आसानी से मूव कर सके, और इसी गैप को फिल करने के लिए हम वो रिंग लगा देते हैं इसमें। तो ये गैप कितना होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन कार्यक्षमता के लिए? तो ये गैप कितना होता है? 0.003 इंच, है ना, 0.003 इंच इसका गैप होता है ना। इतना बहुत ही अच्छी कार्यकुशलता के लिए माना जाता है ना। तो गैप बिटवीन सिलेंडर एंड पिस्टन, for better efficiency of the compressor, less clearance is kept in the piston and cylinder. Approximately what should this clearance be? 0.003 inches. ये डाटा है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आपका बनेगा इससे। पिस्टन में कई प्रकार की रिंग प्रयुक्त की जाती हैं। पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य स्नेहक पहुंचाने के लिए किस रिंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए रिंग दो प्रकार की यूज की जाती हैं। एक रिंग प्रयोग की जाती है हमारे पास कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, ऑयल रिंग, है ना। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लुब्रिकेशन स्नेहक वाली जो चीजें होती हैं वो ऑयल रिंग हैंडल करेगी, और कंप्रेशन रिंग क्या करेगी, वो सीलिंग का काम करेगी कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो इस पार से उस पार जंप ना कर पाए, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य स्नेहक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं ऑयल रिंग का, है ना। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेनी टाइप ऑफ रिंग आर यूज्ड इन पिस्टन, विच रिंग इज यूज्ड टू सप्लाई लुब्रिकेंट बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर? तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑयल रिंग। आगे बढ़े, कंप्रेसर में निम्न आरेख में x द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे x भाग में कोई दर्शाया तो नहीं गया है, बट आप इसमें सारा बता देंगे, है ना। हाउसिंग भी बता देंगे आप, सिलेंडर भी दिखा देंगे आप, पिस्टन भी दिखा देंगे, सक्शन वाल्व भी दिखा देंगे, है ना। इस प्रकार से सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं, है ना। सक्शन होता है, ये क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। थ्योरी एप्लीकेशन में मैंने पढ़ाया है ना, ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव ही बाकी था इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ये मैंने बताया है आपको। तो इसमें फिगर नहीं लगा है, बट जो भी पूछेगा वो आप बता दोगे। अरे सिलेंडर पूछेगा भाई, तो ये बाहरी वाला आवरण जो है वो सिलेंडर हो गया। पिस्टन पूछेगा तो जो छोटा सा पिस्टन बार बार ऊपर नीचे मूव करेगा वो क्या हो जाएगा, पिस्टन हो जाएगा। वाल्व पूछेगा इनलेट आउटलेट या सक्शन या एग्जॉस्ट, वो आप बता ही दोगे, है ना। हाउसिंग, पूरी हाउसिंग असेंबली, वो आप बता ही दोगे। चलो, सामान्यतः सिलेंडर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। सिलेंडर में कास्ट आयरन का घनत्व बढ़ाने के लिए, है ना, कास्ट आयरन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, जब भी आप सिलेंडर का निर्माण करेंगे तो कास्ट आयरन की हम लोग डेंसिटी को बढ़ाते हैं। कास्ट आयरन की हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निकिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निकिल ऐड करते हैं उसमें, कास्ट आयरन में। क्लियर, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, ठीक है। Generally, cylinders are made of cast iron, which metal is mixed to increase the density of cast iron in the cylinder is nickel. ठीक है। फिर बता रहा है कि X से निर्दिष्ट भाग का क्या नाम होगा। वही सवाल फिर से पूछ रहा है, क्या पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंक पिन, क्रैंक सॉफ्ट, जो भी पूछेगा वो आप बता दोगे। इतना तो भरोसा है ना, क्योंकि आपने थ्योरी लेक्चर अटेंड किया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, पिस्टन को क्रैंक सॉफ्ट से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है। अब देखिए पिस्टन, ये पिस्टन, ये सिलेंडर, ये क्या था, कनेक्टिंग रॉड था, कनेक्टिंग रॉड था ये क्या था आपका, क्रैंक सॉफ्ट था। तो क्रैंक सॉफ्ट को पिस्टन से जोड़ने के लिए, ये क्या था, पिस्टन था, पिस्टन था। तो पिस्टन और क्रैंक सॉफ्ट के बीच में क्या है, ये वाला रॉड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। तो यहां पे ढूंढ लीजिए कनेक्टिंग रॉड, सी ऑप्शन, है ना। इसलिए फिगर को देखेंगे, चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को, तो ज्यादा आसानी से चीजें कवर होंगी। कंप्रेसर में के पिस्टन में लगी कनेक्टिंग रॉड किस धातु की बनाई जाती है ना। कनेक्टिंग रॉड बताइए किस धातु की बनाई जाती है। तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो आपकी एल्युमिनियम की भी हो सकती है, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज है ये,
ब्रॉन्ज, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज की भी बनी हो सकती है, कास्ट आयरन की भी बनी हो सकती है। तो कंप्रेसर पिस्टन में जो भी कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन क्या होता है, क्रैंक सॉफ्ट को पिस्टन से जोड़ना। तो कनेक्टिंग रॉड आपकी एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, ब्रॉन्ज की भी हो सकती है और कास्ट आयरन की भी हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। ऑफ विच मेटल इज द कनेक्टिंग रॉड इन द पिस्टन ऑफ द कंप्रेसर मेड, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर है। साइकोमेट्री अभी आपका बचा हुआ है ना, साइकोमेट्री का ऑब्जेक्टिव बचा है, वो मैं करा दूंगा। उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशन जैसे कार एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर, है ना, अलग अलग डिवाइसों के बारे में, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्र में किस कंप्रेसर की कार्यविधि दर्शाई गई है, तो चित्र तो है नहीं, है तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, है ना। पिस्टन को अलग करने के लिए आपको अवश्य हटाना चाहिए। पिस्टन को अलग करने के लिए हमको क्या हटाना है, आप देखिए, सिलेंडर है, पिस्टन है। पिस्टन किससे बंधा है, पिस्टन को अगर सिर्फ और सिर्फ पिस्टन को रिमूव करना है तो पिस्टन किससे बंधा होता है, कनेक्टिंग रॉड से। अब कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो गजन पिन से, गजन पिन से। अब आप बताओ, आपको पिस्टन निकालना है तो आप किससे अलग करोगे, गजन पिन खोल दोगे तो पिस्टन आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब कुछ लोग कनेक्टिंग रॉड को खोलेंगे, कनेक्टिंग रॉड को कैसे आप ओपन करोगे, जब तक गजन पिन को नहीं हटाओगे तो कनेक्टिंग रॉड कैसे हटेगी। तो सबसे इनिशियल में आप क्या काम करोगे, गजन पिन को हटाओगे, तो इसका सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, है ना। टू डिसेंबल दी पिस्टन यू मस्ट रिमूव, तो क्या हो जाएगा वो, गजन पिन। आगे बढ़े, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने वाली पिस्टन पिन अथवा गजन पिन। अच्छा, गजन पिन को पिस्टन पिन के भी नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पिस्टन पिन जो होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो बनी होती है हार्ड कास्ट स्टील की। ऐसा स्टील जिसको ढलाई करके बनाया जाता हो और हीट ट्रीटमेंट के बाद उसको क्या कर दिया जाए, हार्ड कर दिया जाए, तो उससे बनी होती है आपकी क्या, गजन पिन अथवा पिस्टन पिन, जो कि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो क्या हो जाएगा इसका, हार्ड कास्ट स्टील हो जाएगा। दी पिस्टन पिन और गजन पिन दैट connects the piston to the connecting rod is made of hard cast steel। निम्न कथनों पर विचार करिए, वाल्व तथा इनकी सीटों में अधिक क्लियरेंस होने पर कंप्रेसर आवाज करने लगता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, वाल्व तथा इनकी सीटों में कम क्लियरेंस होने से लीकेज होने लगता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। क्लियरेंस ज्यादा होगा तब लीकेज होगा ना। अगर इन दोनों के बीच में, ये जो पिस्टन है और ये सिलेंडर है, इन दोनों के बीच में अगर क्लियरेंस ज्यादा होगा, जगह ज्यादा होगी, गैप ज्यादा होगी, तब लीकेज की संभावना बढ़ेगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन, तो दूसरा कथन तो गलत ही है ना। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें सिर्फ एक कथन को सही कहा जा रहा हो, तो पहला ऑप्शन सही है, कथन एक जो है वो सही है। नहीं समझ में आया, कथन एक क्या कह रहा है, वाल्व तथा इनकी सीटों में अधिक क्लियरेंस होने पर कंप्रेसर आवाज करने लगता है। सही बात है, जब क्लियरेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो आवाज क्या करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको उसके मूवमेंट के लिए जगह बहुत ज्यादा मिल जाएगी, स्पेस ज्यादा मिलेगी। लेकिन कथन दो क्या कह रहा है कि वाल्व तथा इनकी सीटों में कम क्लियरेंस होने से लीकेज होने लगता है। तो लीकेज तो ज्यादा क्लियरेंस होने की वजह से होता है, ज्यादा क्लियरेंस यानी कि ज्यादा जगह। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, the compressor start making noise when there is excessive clearance in the valve and their sets। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, लीकेज ऑकर्स ड्यू टू द लेस क्लियरेंस इन वाल्व एंड देयर सीट्स, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो वही आपको बताना है, जो सही है वो हमने आपको बताया। आगे बढ़े, कंप्रेसर से बाहर निकली हुई शाफ्ट के आसपास लीकेज को रोकने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सॉफ्ट सील का प्रयोग करते हैं। कंप्रेसर से निकली हुई जो शाफ्ट होती है उसके आसपास लीकेज ना हो, उसके लिए हम लोग सॉफ्ट सील डिवाइस है उसका प्रयोग करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है पार्ट 2 भी आया आपका, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बहुत छोटी सी क्लास थी, मैंने भूमिका इसमें बताई आपको, और हमने कुछ क्वेश्चन इसमें कराए, लगभग 25-26 क्वेश्चन हमने आपको कराए। और ये 25-26 क्वेश्चन अपने आप में 50-60 क्वेश्चन के बराबर हैं, क्योंकि हमने डिटेल बताने की कोशिश की है।
ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे थ्योरी क्लास में जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे, तो वही चीज़ें वहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ पे, तो सब वहाँ यहाँ पे तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करने आए हो ना, पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़ रहे हो। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ ये क्लास आज की समाप्त करता हूँ मैं। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, कंप्रेसर पार्ट 2, उसके बाद साइकोमेट्री में। चैनल को सब्सक्राइब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अपने दोस्तों को साझा जरूर करें इस क्लास को, प्लेलिस्ट को। और हाँ, क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। धन्यवाद।